आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्री भगवान शर्मा जी को। आप नगर के प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बातचीत करेंगे आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके कृतित्व के बारे में, आपकी साहित्य की यात्रा के बारे में। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। जैसा आपने बहुत बात की, व्यक्ति को पहले अपना परिचय आत्म परिचय देना चाहिए। मेरा नाम श्री भगवान शर्मा है। मेरा जन्म 6 जुलाई 1939 को आगरा में हुआ। मेरे पिता श्री बूचा सिंह अखाड़े के अध्यक्ष थे, जो भगत का बहुत बड़ा प्रसिद्ध अखाड़ा है। उसकी 4 शाखाएं, मुख्य शाखा पथवारी है, दूसरी शाखा छिपीटोला है, तीसरी कुतलूपुर है और चौथी रकाबगंज है। तो इस प्रकार हम भगत से और साहित्य मनोरंजन कार्यक्रमों में अपने पिता के माध्यम से जुड़ते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैन स्कूल में हुई, जो पथवारी संचालक गुदली में स्वामी बिहारी लाल जी की जैन धर्मशाला में संचालक होता है। तत्पश्चात मेरा शिक्षा दीक्षा अग्रवाल इंटर कॉलेज में हुई, जो उस समय का बड़ा ही प्रतिष्ठित इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करता था। वहां से शिक्षा समाप्त करने के पश्चात मैंने प्रवेश इस सेंट जॉन्स कॉलेज में लिया, जो विश्व का माना हुआ एक अद्भुत कॉलेज है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहां प्रवेश मिल गया और वहां से मैंने BA MA की शिक्षाएं उत्तीर्ण की। तत्पश्चात PhD किया और फिर DLiT भी मैंने किया। अच्छा। जी हाँ, PhD का मेरा विषय संस्कृत साहित्य में हास्यपरक साहित्य है। और जिसमें आपको बताता हूँ, मैंने ये चेष्टा की है विद्वानों को बताने के लिए, और जितने भी बड़े बड़े सन्यासी और मेरे इस ग्रंथ का विमोचन परम श्रद्धेय निश्चितानंद महाराज पुरी के जो अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों से हुआ। और उस पुस्तक को पढ़ करके वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि हमने तो अपना जीवन वेद वेदांगों में केवल तप को ढूंढने में, यज्ञ को ढूंढने लगा है। आपने जनजीवन का ऐसा यथार्थ चित्रण किया, इसमें हास्य भी है, व्यंग भी है। हम गदगद हैं और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से आपकी PhD का विषय एकदम अनूठा, एकदम अछूता। हमारी संस्कृति के बारे में जैसा लोगों को जानकारी नहीं है। असल में जब तक हम संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो हम अपने जीवन को नहीं सुधार सकेंगे। देखिए, मैं संयोग से 5-6 साल से अमेरिका प्रतिवर्ष जाता हूँ, मुझे वहाँ के लोग आमंत्रित करते हैं। तो वहाँ अमेरिका की संस्कृति केवल 150-200 वर्ष की है। आज संसार का हर देश भारतीय संस्कृति जो 5-6 हजार वर्ष पुरानी है, उसके प्रति लालायित दृष्टि से देख रहा है कि उसमें क्या विशेषता है। निश्चित रूप से अगर ऐसी विशेषता न होती तो भारत एक जिंदा न रहता। आज दुनिया में बहुत प्रगति अमेरिका कर ले, जापान कर ले, चीन कर ले, लेकिन भारत की जो अस्मिता है वो यहाँ के नैतिक मूल्यों की जैसा। हमारे यहाँ जैन धर्म के बड़े बड़े आचार्य हुए, 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी ने संसार को उपदेश दिया। आज संसार उनको उपदेश पर चलने के लिए लालायित है। जी, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, उस पर चलने के लिए हर संसार लालायित है। तो हम ये चेष्टा करते हैं कि संस्कृत साहित्य का जो मैंने शोध प्रबंध लिखा, उसमें यही दर्शाने की चेष्टा की कि हमारे जीवन मूल्य क्या थे, और इन जीवन मूल्यों के बिना मनुष्य का मनुष्यता नहीं रह सकती है, और कुछ मनुष्य हो सकता है। और यही वजह है विगत 5-6 हजार वर्षों से पूरा संसार भारत की इस संस्कृति पर नतमस्तक है, उसका अनुकरण करने के लिए लालायित है। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल आपने सही बात कही है। और डॉक्टर साहब, आपका मैं जो बायोडाटा देख रहा था कि आपने DLiT भी किया है, तो DLiT का आपका विषय क्या था? जय साहब, DLiT का मेरा बड़ा ही रोचक विषय है और वो किताब प्रकाशन की प्रक्रिया में चल रही है। अच्छा। जी हाँ, और उसका विषय है बड़ा रोचक, आगरा जनपद के स्थान नामों का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। अर्थात इसमें मैंने गांवों के नाम, शहरों के मोहल्लों के नाम कैसे कैसे बने, उस पर मैंने अपना शोध प्रबंध किया। और उस शोध प्रबंध में दर्शन है, धर्म है, संस्कृति है और राजशाही है। मैं जैसे आपसे निवेदन करूं कि आगरा की तहसील में 2 गांव है, एक का नाम है मिढ़ाखुर, एक का नाम है किरावली। जब अकबर महान ने अपनी
राजधानी आगरा से फतेहपुर ले जानी चाहिए जी। तो उसने बीच में अपने जो सैनिक हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था की, पशुओं के लिए व्यवस्था की। तो एक स्थान था जहाँ पर पशुओं को चारा दिया जाता था, घोड़ों को रातब दी जाती थी और दिया जाता था ऊंट, घोड़े, घास सब दी जाती थी। तो उसका एक उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला। अच्छा। और उसका नाम था आखुर डिपार्टमेंट। आखुर आखुर पर्शियन में कहते हैं घास को। अच्छा। तो मीर ए आखुर उसका एक हेड अपॉइंट किया उन्होंने, मीर ए आखुर। मीर माने मुंशी। अच्छा। हाँ, जो उसका लेखा जोखा रखे। जी जी। ये जो है प्रीफिक्स है, इसका मतलब का जी। आखुर माने घास, यानी घास का मुंशी, अर्थात पशुओं को जो रातब दे रहा है, चारा दे रहा है, उसका लेखा जो करने वाला। तो मीर ए आखुर जहाँ स्थान बना उससे मिराखुर और वो वर्तमान में मिराखुर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मीर ए आखुर से मिराखुर हो गया। अरे क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत ही विशद और बड़ा रोचक अध्ययन है। उसी तरह वहाँ एक और जहाँ आप परिचित होंगे, बहुत बड़ा प्रसिद्ध अब तो कस्बा बन गया, किरावली है जी। किरावली भी आपको पता पर्शियन वर्ड है। किरा ए अरबली, अरबली पहाड़ का किरा मन छोड़। अच्छा। तो फतेहपुर सीकरी जो है किरावली पर्वत के किनारे बसी हुई है, इसलिए उसका नाम पड़ा किरावली। इस तरह मोहल्लों के मैंने नाम, गांवों के नाम लिखे, बड़ा ही रोचक है। करीब 400 पृष्ठ की वो पुस्तक है। आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे और आगरा की कल्चर से, आगरा की संस्कृति से, आगरा के इतिहास से आप रूबरू होंगे। निश्चित रूप से इतना रोचक और जिसे कहना चाहिए एक अछूता विषय आपने उठाया है अपने डिलीट के माध्यम से। और इस प्रसंग में जैसा एक और बात भी बता दूं कि आगरा ने 4 करवटें बदली। पहली करवट, इसका पौराणिक बड़ा महत्व है। अच्छा। आगरा पौराणिक दृष्टि से बड़ा संपन्न था। आपने संभवतः नाम सुना होगा रुंडकता, और ये यमुना के किनारे है जी। और वहाँ रुंडकता में भगवान परशुराम का मंदिर है जी। भगवान परशुराम ये विष्णु के अवतारों में छठे अवतार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम था जमदग्नि जी। और जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता और परशुराम का मंदिर वो बना हुआ, बड़ा भव्य मंदिर है और बहुत ही पौराणिक और प्राचीन मंदिर है रुंडकथा में। अच्छा। और रुंडकथा से ही रुंडकथा बना है। और ये कहावत है जैन साहब कि भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। उनके 4 पुत्र थे, परशुराम सबसे छोटे पुत्र थे जी। पिताजी बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे। उनकी माता के किसी व्यवहार से वो क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा इस माता का फरसा लेकर के सिर अलग कर दो। 3 पुत्र उसकी माता का वध करने को तैयार नहीं हुए। परशुराम पिता के बड़े आज्ञाकारी शिष्य थे, भक्त थे, पुत्र थे। उन्होंने फरसा उठाया तो उस माता का सिर घर से कर दिया। तो रुंडकथा से रुंडकथा ग्राम की वृत्ति। क्या बात है, क्या बात है। कितना गहन और विशद अध्ययन है। निश्चित रूप से आपके डिलीट का ये विषय बहुत ही रोचक है। जी जैन साहब। डॉक्टर साहब, आपने PhD डिलीट ये तो हो गया, इसके बाद में आपका जो कैरियर है जी वो कैसे स्टार्ट हुआ? जैन साहब, मैं भाग्यशाली हूँ मैं हूँ कि शिक्षा समाप्त करते ही मेरे गुरु थे डॉक्टर हरिहरनाथ टंडन जी। मेरे गुरु थे डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे कुलदीप। मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। डॉक्टर हरिहरनाथ टंडन सन 28 में सेंट जॉन्स कॉलेज के हिंदी के विभाग अध्यक्ष होकर के नियुक्त हुए और उस समय पूरे उत्तर भारत में उनकी तू बोलती थी, इतना विद्वान थे। मैं उनका विश्वास पात्र था। उन्हीं की देखरेख में मैंने सब काम किया। उन्हीं की कृपा से मैंने MA करते ही मुझे नौकरी मिल गई। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। अच्छा। जी हाँ। उसके पश्चात मेरी आपको PhD हो गई, डिलीट हो गई। आज भी मैं लेखन में अनवरत रूप से जुटा हुआ हूँ और पिछले साल मेरी हिंदी भाषा का इतिहास किताब का विमोचन हुआ। मैंने हिंदी साहित्य का अधुनातम इतिहास लिखा। अद्भुत प्रकार का ग्रंथ है वो, उसका प्रकाशन हुआ और अब मैं और भी किताबें निरंतर लिखता जा रहा हूँ। मुझे चेष्टा है, मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने प्रकाशन की बात की,
तो लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी होंगी आपकी? जी हाँ जैन साहब, मेरे आपको बताते हैं, क्योंकि उसमें छात्र उपयोगी टीका इत्यादि भी हैं, उनको अगर सम्मिलित सबसे करने और मौलिक भी हैं, आपको बताते हैं, मैंने हर विधा पर लिखा है, कोई विधा मैंने नहीं छोड़ी है। मैंने एमए के हर प्रश्न पत्र पर लिखा है और मेरी किताबें लगभग 45 किताबें प्रकाशित हुई और कम से कम 30 पुस्तकें मेरी बरेली से प्रकाशित हुई और वह करीब 24 किताबें मेरी दिल्ली से प्रकाशित हुई। कुल मिलाकर के मेरी 150 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें हैं। अच्छा, जो आपके शोध जो निबंध है वो लगभग कितने हो चुके होंगे? मेरे जैसा शोध लेख का लगभग 100। अच्छा जी हाँ, और ये विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं उनमें प्रकाशित हुए। तो सब इसके अलावा मेरी जानकारी में आया है कि आप कन्हैयालाल माणिक मुंशी हिंदू विद्यापीठ से भी जुड़े रहे। मैं आपको बताऊं एक सुखद संयोग में जैन साहब, मैं बड़ा भाग्यशाली, मैंने आपको बताया, मैंने हिंदी के सब बड़े बड़े रांगे राघव सेंट जोन्स कॉलेज की विद्यार्थी थे जी, उनसे मेरा संपर्क था। आपको मैं रामविलास जी से, विद्यानिवास जी से, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी से, उस समय के जो विद्वान थे सबने मेरे ऊपर कृपा को रखी। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जब यह निदेशक बने तो पहला यूजीसी ने उनको सूर सागर के पदों को खोजने के लिए एक परियोजना दी। अच्छा हाँ, तो माता प्रसाद जी के उस परियोजना में मैं भी जुड़ा और सूर का हमने अध्ययन किया और प्रामाणिक हमने पदों का खोज निकाला और वो सूर परियोजना से ही प्रेरित होकर के और लोग विद्वान काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद का सूर के प्रामाणिक पता, क्योंकि टेक्सुअल क्रिटिसिज्म का पूरे भारत में वो एक विद्वान था और दुर्भाग्य ये है कि उनके मरने के पश्चात वो विधाई समाप्त हुई। पाठ का आलोचन, मूल पाठ क्या है जी, यानी कबीर के नाम से, सूर के नाम से, तुलसी के नाम से चूंकि प्रसिद्धि हो गई तो लोग अब छाप लगा करके लिखने लगे और उसमें इंटरप्रिटेशन होने लगे, प्रक्षेप आने लगे। लेकिन असली सूर का पद कौन सा है, इसके लिए हमको उस काल के परिवेश को देखना पड़ेगा, उस काल की संस्कृति को देखना पड़ेगा, उस काल की वेशभूषा को देखना पड़ेगा, तभी तो हम उसको पकड़ पाएंगे। ये काम पाठालोचन का सिद्धांत करता है और इसके एकमात्र विद्वान थे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और दुर्भाग्य रहा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उसका पालन करने वाला कोई नहीं है। यानी कि इस परियोजना के अंतर्गत जो मौलिक पद हैं उनको खोज किए होंगे और उसके लिए हमको जैन साहब हमको प्रति कहां से मांगी, जर्मनी से हमने प्रति मंगाई माइक्रोफिल्म करके, लंदन हार्वर्ड से प्रतियां मंगाई हमने और वो आज भी सुरक्षित हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सब आप बहुत ही सौभाग्यशाली रहे कि आपने उस काल में अपने गुरुओं का आशीर्वाद किया और इतना सारा काम किया। आज भी हम तो उन्हीं गुरुओं आशीर्वाद है, हम जो कुछ हैं आज उनकी वजह से। हम तो आपको बताते हैं कृतज्ञ नहीं है, हम गुरु को आज ये सम्मान देते हैं। अगर गुरु ना होते न हमें नौकरी मिलती, न हमें ये मार्गदर्शन मिलता। आज हम लिखते हैं, देखिए संस्कृत में कहावत है जैन साहब, सुलभा पुरुषा लोके जी सततम प्रिय वादन अप्रिय पथ्य वक्ता श्रोता से दुर्लभ है। अर्थ इसका ये है कि संसार में चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी बात और कड़वी बात कहने वाला बड़ा मुश्किल से मिलता है, सुनने वाले तो मिलते ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं इस परंपरा का पालन करने वाला हूँ, खरी बात है उसको कहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अगर पुख्ता सोना हूँ तो मैं हर एक को आपको बताता हूँ देता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत के शुरू में आपने बात की थी भारत में नैतिक मूल्यों की। जी सर। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे गुरु शिष्य परंपरा की। जी। और आपने इस परंपरा का बहुत ही खूबसूरती के साथ में निर्वाह किया। जी हाँ। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे नैतिक मूल्य कहीं खो रहे हैं? ये परंपरा गुरु शिष्य की कहीं विस्मृत हो गई है? जी जैन साहब, ये आपने बड़ा ही चुभने वाला प्रश्न उठाया और वास्तव में आज युग की मांग है। देखिए हमारी संस्कृति तो गुरु परंपरा पर थी। पहला गुरु आपको बता, मैंने जब अध्यापन किया उस समय मुझे बहुत प्रलोभन थे, अच्छी अच्छी नौकरी मिलती थी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी थी मैं अध्यापक बनूंगा। और अध्यापक जैसा जीवनदानी हुआ करता है। निश्चित आर्थिक जो प्रलोभन करने वाला अध्यापक कभी नहीं होता है। अध्यापक तो वो होता था चुटिया में गांठ बांध रहे, चाणक्य रहता था, जंगल में रहता था, लेकिन राजतंत्र को चलाता था और उनको शिक्षा देता था। उसका अर्थ ये लगता था कि हम चरित्रवान अपने नागरिक उत्पन्न करें, शिष्य उत्पन्न करें। अगर हम चरित्रवान नागरिक उत्पन्न करेंगे तो देश में समृद्धि आएगी, देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी। लेकिन इस
चकाचौंध के युग में, जबकि आप देखिए हमने नौकरी की थी जैसा, उस समय केवल 2 ग्रेड हुआ करते थे, 250 से 450 का और 250 से 500 का। अच्छा, केवल अब जो पीजी क्लास पढ़ाते हैं उनको 250 रुपए मिलते थे, कोई DA कुछ नहीं था। जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ाते थे उनको केवल 225 रुपए मिलता था, लेकिन हम उसमें संतुष्ट थे। आज अध्यापकों को 50-50, 60 हजार रुपए मिलता है, लेकिन शिक्षा का क्या मर्म होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, अध्यापक का क्या समाज के प्रति दायित्व होना चाहिए, इससे ये विमुख होते जा रहे हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय, सोचनीय विषय, दुखद विषय। अध्यापक अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, गिर रहा है, विचलित हो रहा है। लेकिन मैं भविष्य में आपको जैन साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो अध्यापक अपने दायित्व से विचलित होकर काम करेगा, शिक्षा के प्रति समर्पण नहीं करेगा, छात्रों के हित की चिंता नहीं करेगा, वो व्यक्ति जीवन में पनप नहीं पाएगा। पनपेगा वही जो अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से करेगा। तो निश्चित रूप से ये नैतिक मूल्य फिर लौट कर आएंगे जैन साहब। ठीक है, आर्थिक चकाचौंध में विघटन आ रहा है क्योंकि लोग आपको आकर्षण में घुर के भौतिक हो गए हैं, लेकिन जीवन जो सत्य है, ईमानदारी है, निष्ठा, उसका अपना वजूद है और वजूद बना रहेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि असत्य का अंधेरा सत्य के सूर्य को ढक नहीं सकता है, फुल बिल्कुल, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता। अंततः प्रकाश निकलेगा। बहुत खूब प्रसाद। अभी हम लोग बात कर रहे थे साहित्यिक अवदान के ऊपर, आपका जो भी रहा है, तो इस साहित्यिक अवदान को, इस साहित्यिक अभिरुचि को आपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी जीने की कोशिश की होगी। निश्चित रूप से। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपने सांस्कृतिक संस्थाओं से या इस तरह के चीजों से किस तरह से रूबरू हुए? जैसा मैं आज नगर की लगभग 50 संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, मैं प्रति रविवार को परम श्रद्धेय डॉक्टर RS पारिक जी का एक सत्संग सुधा होती है, 2 घंटे का कार्यक्रम प्रति रविवार को होता है। प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम समाज में जीवन मूल्यों की स्थापना करेंगे, और इसलिए वो 2 घंटे का सत्संग करते हैं। मुझको भी कभी कभी प्रवचन देने का अवसर प्रदान करते हैं। तो मैं इन संस्थाओं से जुड़ करके जीवन मूल्यों को, समाज में नैतिकता के प्रचार प्रसार के लिए हम देखिए उसी सत्संग सुधा के माध्यम से होली, दिवाली मनाते हैं। होली पे हम रंग वगैरह नहीं खेलते हैं, उस दिन हम संध्या को इकट्ठे होकर के फूलों की पंखुड़ियों से गायन बाजन करते हैं और आपको बताते हैं फूलों से होली खेलते हैं, रंग वगैरह नहीं खेलते। क्या बात है। उसी तरह से दीपावली पर हम आपको बता, दीपावली हम जैसे दीपावली अंधकार को हटा करके प्रकाश को प्रकाशित करती है, तो उस दिन हम प्रवचन विद्वानों से करवाते हैं कि जीवन में जो बुराइयां हैं उनको हम त्यागें, उनको हम जला दें और हम प्रकाश को लाएं, जाकि समाज में खुशहाली आए, संपन्नता आए, समृद्धि आए, नैतिक मूल्य बढ़े। डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत के शुरू में एक चर्चा हुई थी पथवारी की। जी सर। आप पथवारी के रहने वाले हैं। भगत की चर्चा हुई। हाँ। तो भगत के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर जरूर। भगत से मैंने आपसे निवेदन किया कि मेरे पिता श्री बूचा सिंह अखाड़े के अध्यक्ष थे जी, और मैंने, मेरे पुत्रों ने और खूब भगत खेली है। आज भी हम तक कई ग्रंथ भगत के लिखे हुए रखे हुए हैं जी। तो मैं यहाँ जो वर्तमान में काव्य कला संगीत भगत परिषद है उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और अपने अखाड़े का भी मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी हाँ, बूचा सिंह जी के पथवारी अखाड़े का। तो इस तरह से हम बच्चों में समय समय पर भगत का आयोजन कराते रहते हैं। हमने 3 भगत तो MDN में खोली, भरत बाहुबली खेली, हमने नेमिनाथ बैराग्य हमने भगत खेली। क्या बात। और हमने दहेज प्रथा में खेली। तो हमारा जो बूचा सिंह का अखाड़ा है बड़ा ही उज्जवल है, उसका अतीत रहा, और अब भी हम चेष्टा रहते हैं। और आपको ये निवेदन कर दूं, सूचित भी कर देता हूँ, विधिवत लिख के भेजूंगा, 15 अगस्त को हमारे अखाड़े का एक रसिया दंगल हो रहा है, जिसमें 18 जो अखाड़े आगरिक हैं वो सब आमंत्रित किए जाएंगे। सब अपनी अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे, और हम आकाशवाणी को भी आपको निमंत्रित करेंगे विधिवत रूप से लिखित करके, और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप भी उसमें पधार करके उसका रसास्वादन करने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, इस भौतिकता के युग में जो इस तरह की जो हमारी
लोक विधाएं हैं जी। वो कहीं विस्मृत होती जा रही हैं, चाहे वो स्वांग हो, नौटंकी हो, जगत हो। ये आप जैसे सभी लोग हैं उनके प्रयास से कहीं कहीं पर ये जीवन दान ले रही हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि इनका लोप होता जा रहा है। जी हाँ, तो जैसा उसका कारण मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि आज का युग है अर्थ प्रधान युग हो गया है जी। और आप समझिए मृग तृष्णा इतनी बढ़ गई है, लोगों को आपको बता दो खाने कमाने का आपको बता दो अनेक साधन ढूंढने पड़ते हैं। जब इस 99 के चक्कर में आदमी पड़ जाता है जैन साहब, तो वो नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता है। पहले असल में लोक संस्कृतियों के द्वारा, लोक विधाओं के द्वारा हम स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया करते थे और उस मनोरंजन से हम लोगों में अच्छे नैतिक मूल्यों की स्थापना किया करते थे। लेकिन टीवी कल्चर ने उस सब को कर दिया और आज का पढ़ने वाला युवक और युवतियां हैं उन पर या तो समय नहीं है और यदि समय है तो वो टीवी खोल करके बैठ करके अपना मनोरंजन किया करते हैं। लोक विधाओं के प्रति, इस देश की संस्कृति के प्रति, देश की अस्मिता के प्रति उनमें कोई ललक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस बात पर आपको बताऊं निराश नहीं जैन साहब, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जीवन में नैतिक मूल्य, सदाचार, सद्भावना, सत्यता इनकी स्थापना होती रहेगी क्योंकि अंत में विजय सत्य की ही होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अंत में विजय सत्य की ही होती है। जहां तक सवाल है इस तरह की विधाओं के मंचन की या इनको संरक्षित सुरक्षित रखने की, तो उसमें आप जैसे सभी लोग हैं वो अपना प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं। नहीं जैसा एक और बात मैं आपसे कहना चाहता, देखिए कुछ लोग जो है पेशेवर लोग दुर्भाग्य से इन संस्थाओं में इस प्रकार की गतिविधियों में कुछ पेशेवर लोग आ गए हैं और जो अपना धंधा अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए आज जो है कोई भी काम है जॉब ओरिएंटेड है। अगर आप कोई शिक्षा देंगे उससे व्यक्ति को अगर रोजगार मिलता है तो व्यक्ति उसके प्रति सिर्फ बांध करके लालायित होगा। अगर रोजगार नहीं है तो आप किसी प्रकार का मनोरंजन शिक्षा दीक्षा दीजिए कोई इसमें रुचि नहीं लेगा। दो चार आपके परिचित हैं वो आ जाए अलग बात है, लेकिन वो दुकान अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। ये तो आपको बताना स्वेच्छा से है, व्यक्ति नौकरी करे घंटे 2 घंटे महीने 2 महीने में साल 6 महीने में आकर के मनोरंजन किया करे तो वो तो चल जाएगा। लेकिन आप ये चाहें तो इसके हम स्कूल खोल लें, दुकानें खोल लें, उससे चले वो नहीं चलेगा। हाँ ये तो एक अच्छी बात नहीं होगी इस तरह की। व्यवसायिकता नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, स्वस्थ मनोरंजन दीजिए, समाज को दीजिए, समाज के हित की बात कीजिए, समाज का शोषण मत कीजिए। डॉक्टर साहब एक बात और करना चाहेंगे कि आपके इतने बड़े और जैसे कहना चाहिए कि साहित्यिक और सांस्कृतिक अवदान के लिए समाज ने, संस्थाओं ने, सरकार ने आपको समय समय पर पुरस्कृत भी किया होगा। जी निश्चित रूप से जैन साहब मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मुझको तो बहुत देखिए सबसे पहले बाबू गुलाब राय संस्थान में धर्मपाल विद्यार्थी 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार होता है, वो मुझे उस संस्था ने दिया मेरी साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर के। तत्पश्चात बाबू कांति भाई पटेल थे, उद्योगपति थे, दुर्भाग्य से उनका शरीर पिछले वर्ष छूट गया। उन्होंने भी एक संघ प्रगतिशील बना रखा था मंच, उसमें भी मेरा सम्मानित किया, 5,000 नगद दिए। उसके पश्चात भारतवर्ष का बड़ा प्रसिद्ध आपको श्रीनाथ द्वारे का साहित्य मंडल है और वो प्रति वर्ष साहित्यकारों को सम्मानित किया करते हैं। अच्छा, सौभाग्य से मुझको वो भी सम्मान प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मुझे अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क ने और कनाडा टोरंटो में भी साहित्य वाचस्पति और साहित्य श्रोमणी जैसी उपाधियां प्रदान की। मैं गदगद हूँ अपने सम्मान के प्रति और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये मुझे ये सद प्रेरणा देते रहे कि मैं समाज में इसी प्रकार से लेखन से जुटा रहूं और सरस्वती माँ की साधना करता रहूं, समाज को कुछ देता रहूं, बच्चों को कुछ शिक्षा देता रहूं, लेखनी के माध्यम से उनको जीवन में नए पथ पर चलने के लिए अग्रसर करता रहूं और ताकि वो अपने जीवन को सुखद बना सकें, स्वर्णिम बना सकें। और जीवन को सुखद स्वर्ण होगा तो जब हम जिस देश जात में जन्म लिया
बलिदान उसी पर हो जावे, इस भावना से प्रेरित होकर के हमें देश की अस्मिता की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम अच्छे साहित्य का सृजन करेंगे, अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे, तो हमें अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार आएंगे तो हम जीवन में आने वाली संतति को अच्छे विचार देंगे और देश हमारा प्रगति करेगा, समाज हमारा खुशहाल होगा, समृद्धि आएगी, देश संसार में ऊंचा उठेगा और भारत का नाम संसार में ऊंचा होगा। निश्चित रूप से आपकी ये मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और हम ये कामना करते हैं ईश्वर से कि वो आपको इस मनोकामना को पूरा करने के लिए शतायु करें। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिलती है तभी हम साहित्य से हम प्रवृत्त हुए हैं और आज भी हमें बड़ा संतोष, हम अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हैं। निश्चित रूप से हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप हमेशा संतुष्ट रहें और समाज को अपना जो भी बहुमूल्य आपके पास अनुभव है उसको शेयर करते रहें, बांटते रहें। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने कृतित्व के बारे में, अपनी साहित्य यात्रा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।